मुंबई मालवानी में रहने वाला इकबाल टैक्सी चलाता है। टैक्सी के धंधे में इकबाल की इतनी कमाई नहीं थी कि घर का खर्चा सुख से चल सके। इस बात को लेकर अक्सर उसकी बीवी सलमा उसे ताना मारती थी, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम ऐसे ग्राहक को टैक्सी में ही नहीं बैठाते जो तुम्हें ऊपर की टिप दे सके। तुम तो बस अपने मीटर का पैसा लेते हो और चले आते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, जिंदगी भर फक्कड़ के फक्कड़ ही रहोगे तुम। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे मेरा निकाह हो गया। बीवी की किटकिट सुनकर इकबाल इतना परेशान रहने लगा कि उसे घर लौटने का मन नहीं करता था। अक्सर वो पूरी पूरी रात बाहर ही टैक्सी में सोकर गुजार देता था। एक बार आधी रात को वो ऐसे ही परेशान लौट रहा था कि मालवानी कब्रिस्तान के पास पहुंचते पहुंचते अचानक उसकी टैक्सी खराब हो जाती है। वो सोचता है, अच्छा है, घर जाने के बजाय इसी बहाने टैक्सी में पड़ा रहूंगा। और वो स्टीयरिंग से सर टिकाकर सो जाता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुलता है। एक काला बवंडर आकर उसकी टैक्सी के दरवाजे से टकराता है। साथ ही एक डरावनी खरखराती आवाज उसे सुनाई देती है, मुझे दहीसर कब्रिस्तान छोड़ दोगे? सुनकर वो यहाँ वहां देखता है। तभी फिर वही डरावनी खरखराती हुई आवाज सुनाई देती है, यहाँ वहाँ मत देखो, मुझे दहीसर कब्रिस्तान छोड़ दो, मगर याद रहे मुड़कर पीछे वाली सीट की तरफ मत देखना कि कौन बैठा है, वरना इसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। मेरे उतरने के बाद पीछे मुड़कर देखना, सीट पर तुम्हें तुम्हारे पैसे रखे मिल जाएंगे। पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो टैक्सी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे दहीसर कब्रिस्तान की ओर चल देती है। कुछ देर बाद टैक्सी जैसे ही दहीसर कब्रिस्तान के पास पहुंचकर रुकती है, टैक्सी का दरवाजा खटाक से अपने आप खुलता है, फिर खटाक से बंद होता है, जैसे किसी ने उतरकर दरवाजा बंद किया हो। इकबाल की हिम्मत नहीं होती कि वो मुड़कर पीछे देख सके। तभी सामने मौजूद दहीसर कब्रिस्तान के गेट अपने आप खुलता है, फिर बंद हो जाता है। ये सब देखकर इकबाल के पसीने छूट जाते हैं। वो डरता डरता मुड़कर पिछली सीट की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। पिछली सीट पर 2-2 हजार के काफी नोट पड़े होते हैं। उसे उन रुपयों पर यकीन नहीं होता है। आंखें मीच मीच कर वो फिर देखता है और जल्दी से झुक कर उठाता है तो वो सचमुच असली के 2-2 हजार के नोट होते हैं। तो जल्दी से टैक्सी अपनी घर की ओर दौड़ा देता है। इतने रुपए देखकर उसकी लालची बीवी सलमा खुश हो जाती है। लगता है आज कोई विदेशी ग्राहक मिला था जो इतना किराया और टिप दे गया। उसकी बात सुनकर इकबाल कोई जवाब नहीं देता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा है, वही सर्द आवाज, वही टैक्सी के दरवाजे का खुलना, बंद होना और रुपए पड़े मिलना। उसके बाद तो ये सिलसिला रोज चलने लगता है। अब तो इकबाल दिन भर सोता था और सिर्फ आधी रात को ही सीधा मालवानी कब्रिस्तान के पास पहुंचकर अपनी टैक्सी रोक देता था। उसके साथ वही सब होता था और उसे पिछली सीट पर 2-2 हजार के नोट पड़े मिल जाते थे। उसकी रोज रोज इतनी कमाई देखकर सलमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तो बस यही सोचती है कि जरूर कोई विदेशी ग्राहक उसकी टैक्सी में बैठता है और खुश होकर उसे इतने रुपए दे जाता है। ऐसे में एक दिन इकबाल के गांव से खबर आती है कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। उसे अर्जेंट गांव जाना पड़ता है। उसे गांव जाते देख लालची सलमा उस विदेशी ग्राहक के बारे में बात करती है कि कहीं उसे कोई और टैक्सी वाला मिल गया तो तुम्हारी लाखों की कमाई चली जाएगी। सुनकर इकबाल कहता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर भी उसे टेंशन में देख वो उसे सारी बात बता देता है
सुनकर सलमा की आंखें फटी रह जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर इकबाल की पूरी बात सुनकर उसे यकीन करना पड़ता है। इकबाल तो गांव चला जाता है, मगर रात होते ही लालची सलमा को नींद नहीं आती। वो सोचती है, पता नहीं ये अपनी मां को देखकर कितने दिनों में लौटे। क्यों ना इनकी जगह मैं टैक्सी लेकर मालवानी कब्रिस्तान के पास पहुंच जाऊं। और वो ऐसा ही करती है। इकबाल की टैक्सी लेकर आधी रात को मालवानी कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है। कुछ देर वो रुकी रहती है, मगर कुछ भी नहीं होता। तो उसे लगता है कि इकबाल झूठ बोल रहा था और अभी वो अपनी टैक्सी स्टार्ट करके घर ही जाना चाहती है कि तभी अपने आप कब्रिस्तान का गेट खुलता है। एक बवंडर सा आकर वो अंदर ही अंदर घबरा जाती है। तभी वही खतरनाक आवाज उभरती है, मुझे दहिसर कब्रिस्तान छोड़ दो, मगर याद रहे मुड़कर पिछली सीट की तरफ मत देखना कि कौन बैठा है, वरना इसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। मेरे उतरने के बाद पीछे मुड़कर देखना, सीट पर तुम्हें तुम्हारे पैसे रखे मिल जाएंगे। और इसी के साथ खटाक से टैक्सी का दरवाजा खुलता है, फिर बंद होता है। सलमा डरते डरते टैक्सी चालू करती है। टैक्सी अभी कुछ आगे ही बढ़ी है कि वो सोचती है, मुझे देखना चाहिए, ऐसा ये कौन पैसे वाला है जो इतने पैसे दे जाता है। फिर वो अपने सामने वाले मिरर को ऐसे सेट करती है कि पीछे जो बैठा है वो उसे मिरर में दिख जाए। मगर हर बार मिरर सेट करके हाथ हटाते ही मिरर फिर अपनी जगह से मूव कर जाता है। वो फिर सेट करती है तो फिर मूव कर जाता है। ये देख सलमा को गुस्सा आ जाता है। उफ, ये इकबाल मिरर भी नहीं बनवा सकता। मन ही मन सोचती हुई वो टैक्सी चलाती हुई मुड़कर पीछे देख लेती है। पीछे देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। पीछे वाली सीट पर बिना सर का एक प्रेत बैठा है। उसका केवल धड़ है, सर गायब है। देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। घबराहट में उसका बैलेंस बिगड़ता है और टैक्सी बिजली के खंभे से टकराकर रुक जाती है। तभी वही खतरनाक आवाज उभरती है, मैंने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, वरना इसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हुए धड़ के दोनों खतरनाक हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ते हैं। तो वो घबराकर चीखती हुई टैक्सी के दरवाजे खोलती है और वहां से भागती है। उसके भागते ही खटाक से टैक्सी का दरवाजा खुलता है और वो बिना सिर का धड़ उसके पीछे भागता है। उसे अपने पीछे आता देख सलमा फुल स्पीड में अपने घर की ओर भागती है। प्रेत भी उसका पीछा करता है। सलमा किसी तरह भागती हुई अपने घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देती है और अपनी फूली हुई सांस पर काबू भी नहीं कर पाती कि अचानक उसके दरवाजे पर भट 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 दस्तक होती है। वो घबराकर चीख पड़ती है। तभी दरवाजे की कड़ी अपने आप खुलती है। चरमराते हुए दरवाजा भी खुल जाता है। साथ ही वो डरावना प्रेत अंदर आ जाता है। उसे अपनी ओर बढ़ता देख सलमा चीखती है, बचना चाहती है पर बच नहीं पाती। प्रेत के मजबूत हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और दबाते हुए उसे हवा में उठा लेते हैं। कुछ ही देर में वो फांसी में झूलती लाश की तरह उसके हाथ में झूल जाती है। दोनों हाथ उसे छोड़ देते हैं। वो धबाक से जमीन पर गिरती है और खतरनाक माहौल अचानक एकदम खामोशी में बदल जाता है। बीवी की मौत की खबर पाकर इकबाल गांव से लौटता है तो टैक्सी की हालत और उसकी मौत का रूप देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। सोचता है, अगर मैंने सलमा को ना बताया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता।
काश सलमा समझ जाती। जिस बात को सुनकर हमारा कोई नुकसान न हो रहा हो, उसकी तह तक जाने की जरूरत नहीं होती, वरना नुकसान के साथ साथ हमारी जिंदगी भी तबाह हो सकती है।